देखिए, अंतर्राष्ट्रीय संगठन फिर एक बार आपका एकदम शुरुआती दौर से रिवीजन भी करवाया जाए। अंतर्राष्ट्रीय संगठन या इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन या शॉर्टकट में आईओ कहा जाता है। अंतर्राष्ट्रीय संगठन होते क्या है, इसकी उत्तम या सर्वोत्तम परिभाषा टंकिन महोदय ने दिया है। और टंकिन महोदय के अनुसार ये राज्यों के संगठन हैं, संधि द्वारा उत्पन्न होते हैं। तीसरा, इनके अधिकार और कर्तव्य होते हैं और ये संधियों का पालन भी करते हैं, जो करते हैं आपस में संधियां इत्यादि। इसके बाद आपका बताया गया कि अंतर्राष्ट्रीय संगठनों का विकास से क्वेश्चन बनता है। सर्वप्रथम वेस्टफालिया की संधि होती है 1648 में। फिर आपका हेग शांति सम्मेलन से क्वेश्चन बना है 1899 और 1907। इसमें आपका तीन चार क्वेश्चन बना है कि हेग शांति सम्मेलन सर्वप्रथम कब हुआ, तो 1899 मारिएगा। द्वितीय बार कब हुआ, 1907। कितने सालों के अंतराल में होता था, 7 साल। अब तक कितनी बार हुआ है, 2 बार। सन भी एक बार दोनों पूछा गया है। और जो 1899 का सम्मेलन था उसमें एक कोर्ट का गठन किया गया। और अस्थाई माध्यस्थम या माध्यस्थम को विवाचन भी कहते हैं। ये न्यायालय जो है आगे चलकर थोड़ा काम करेगा न्याय के अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में। तो अस्थाई माध्यस्थम न्यायालय की स्थापना की गई और स्थल पर युद्ध के कुछ नियम बनाए गए। फिर 1907 में समुद्र पर युद्ध के नियमों को बनाया गया। ये सम्मेलन शांतिकाल में होता था। इसके बाद आपका फर्स्ट वर्ल्ड वार होता है। और फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद आपका एक संगठन विश्व स्तर पर जन्म लेता है, आपका लीग ऑफ नेशन यानी कि राष्ट्र संघ। इसका फाउंडर अमेरिका था। मूल रूप से 62 देश थे। अंत में जाते जाते 32 रह गए। और सबसे बड़ी कमी थी कि अमेरिका फाउंडर देश होते हुए भी इसका मेंबर नहीं बन पाया। तो शुरुआती दौर में तो ये संगठन सफल रहा, लेकिन लास्ट में 10 वर्षों में ये असफल रहा। ये भी आपका क्वेश्चन आ चुका है कि राष्ट्र संघ सफल रहा कि असफल रहा। तो कुछ हद तक सफल भी रहा और कुछ हद तक असफल। लेकिन अगर समय पूछ ले तो शुरुआती 10 सालों में सफल और अंतिम 10 सालों में विफल। इस हाँ, ये जो फर्स्ट वर्ल्ड वार का ये चाइल्ड कहा जाता है, संतति या बच्चा, राष्ट्र संघ। इस बीच आपका सेकेंड वर्ल्ड वार शुरू हो जाता है और फिर विश्व के देश ये मने समस्या में आ जाते हैं कि विश्व शांति और सुरक्षा को कैसे मेंटेन किया जाए, मानवाधिकारों की कैसे रक्षा किया जाए, मानव की स्वतंत्रताओं को कैसे बहाल किया जाए। तो एक नए संगठन की रूपरेखा तैयार होना शुरू होती है। और आपका जो नए संगठन जन्म लेगा, संयुक्त राष्ट्र संघ, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, शॉर्टकट में हम कहेंगे यूएनओ। लास्ट आइए देखा जब भाई तमाम 8 सम्मेलन हुए। अंतिम सम्मेलन सम्मेलन अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में हुआ। तो संयुक्त राष्ट्र संघ की उत्पत्ति किस सम्मेलन के परिणाम स्वरूप हुई, ये क्वेश्चन आया है। सैन फ्रांसिस्को, ये याद रखना है। इसके बाद आपका इसका मुख्यालय कहाँ है, तो न्यूयॉर्क में है। फिर इस सम्मेलन की अध्यक्षता पूछा गया है लॉर्ड हैलीफैक्स। कब से कब तक हुआ। फिर आपका हाँ, एक क्वेश्चन मैं मुझसे छूट गया था, वो देखिए आपका संयुक्त राष्ट्र संघ एक्टेड कब हुआ, अधिनियमित कब हुआ, यानी कि कब बनकर तैयार हो गया। तो सेम उसी प्रकार आप फिर एक बार भारतीय संविधान पर जोड़िए। भारतीय संविधान एक्टेड कब हुआ,
अधिनियमित कब हुआ, एक्ट का रूप कब लिया, ये संविधान के प्रियम्बल में ही दिया गया है। और एक हमारे संविधान की उद्देशिका में डेट दी गई है 26 नवंबर 1950। इस तारीख को ये अधिनियमित भी हुआ। हम भारत के लोगों ने इसे अंगीकृत भी किया, यानी कि आपका और आत्मार्पित भी किया। तो किस तारीख को, फिर याद रखिए, 26 नवंबर 1950। हाँ, 49। इसी प्रकार आपका यूएनओ में भी पूछ सकता है, क्वेश्चन छूट गया था ये, कि संयुक्त राष्ट्र संघ कब अधिनियमित हुआ। तो कब साइन 50 देश कर दिए, 26 जून 1945। तो अगर क्वेश्चन आ जाए यह एक्टेड कब हुआ, आ सकता है ये, तो वह एक्टेड हुआ 26 जून 1945 को। इसके बाद आपका कितने देशों ने 26 जून 1945 को साइन किया था, 50 देश। एक लास्ट में 15 अक्टूबर 1945 को किसने साइन किया, पोलैंड। ये भी क्वेश्चन आ चुका है कि अंतिम देश कौन था मूल सदस्य, तो पोलैंड। किस तारीख को चार्टर पर साइन किया, 15 अक्टूबर 1945। इस प्रकार मूल सदस्य संख्या कितनी हो गई, और एक ये हो गया 51। ये क्वेश्चन आपका पूछा जाता है, अच्छे से तैयार रखिएगा जो बताया गया। इसके बाद हमने बताया था कि यूएनओ एक बहुपक्षीय संधि का परिणाम है, यानी कि तमाम देशों ने आपस में मिलकर ट्रीटी की, और उस ट्रीटी के परिणाम स्वरूप संयुक्त राष्ट्र संघ का जन्म हुआ। तो तमाम देशों मतलब कितने देशों ने, क्या। अब आइए, अनुच्छेद 110 हमने बताया था। अनुच्छेद 110 भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। ये राष्ट्र संघ से सबक लिया गया कि चूंकि राष्ट्र संघ में क्या था कि आपका गठन तो 1920 में हो गया था, लेकिन जो फाउंडर मेंबर था अमेरिका, उसकी जो सदन का उच्च सदन है, माने संसद का उच्च सदन कहा जाता है, जैसे यहाँ राज्यसभा है, वहाँ सीनेट है, सीनेट कहा जाता है। सीनेट ने कभी भी राष्ट्र संघ के संधि को अनुसमर्थन ही नहीं किया, कभी मान्यता नहीं दी। तो इससे सबक लिया गया, और ये कहा गया अनुच्छेद 110 में कि जब 51 देशों में से 2/3 देश अपने अपने देशों में इस प्रस्ताव को पास करा देंगे, और अनुसमर्थन पत्र या रेटिफिकेशन लेटर यूएनओ के मुख्यालय में भेज देंगे, जिसमें कि पांचों अस्थाई सदस्यों का भी अनुसमर्थन पत्र हो, तो जिस तारीख को 2/3 का कोटा क्या होगा, पूरा, वही तारीख होगी राष्ट्र संघ की उत्पत्ति। तो बताइए ये कोटा किस तारीख को पूरा हो गया, 24 अक्टूबर 1945 को। कितने देशों ने अनुसमर्थन पत्र न्यूयॉर्क के मुख्यालय में भेज दिया, 34। तो 34 देशों ने, जिसमें कि पांचों अस्थाई सदस्य भी क्या थे, शामिल। तो यही आपका जन्म की तिथि हो गई, प्रवर्तन तिथि कहिए, लागू होने की तारीख कहिए। इस तारीख को यूएनओ काम करना क्या कर दिया, प्रारंभ। इसके बाद आइए देखा जाए, आपका प्रस्तावना बताई गई थी 4। इसके बाद आपका उद्देश्य या उद्देश्य बताए गए थे, या उद्देश्य बताए गए थे, या प्रयोजन कहिए, आपका अनुच्छेद 1 में। ये भी क्वेश्चन आ चुका है 4। इसके बाद आपका जो प्रिंसिपल है, सिद्धांत हैं, ये आर्टिकल 2 में है, और आर्टिकल 2 से एक क्वेश्चन बनने का अंदर से चांस रहता है। देखिए उसमें आपका सिद्धांत भी पढ़ना है। एक तो आपको जो पढ़ना है, सातों क्लास तैयार रखिए, पहला नियम। इसमें क्या है, कम से कम कुछ सिद्धांत भी याद रखिएगा। 2 और 4 में सिद्धांत पूछा जाता है। खंड 2 में जो सिद्धांत हैं
वह पैक्टा संट सर्वेंडा है और खंड 4 में जस कोजन। फिर एक बार याद रखिए, खंड 2 में क्या हमने बताया, पैक्टा संट सर्वेंडा। फिर पूछा गया है ये सिद्धांत किसने दिया था, तो एंजिलाटी ने। कहाँ के थे, इटली के। पैक्टा संट सर्वेंडा का अर्थ पूछ सकता है, अर्थ समझिए, राज्य जो आपस में संधियां करते हैं, एक दूसरे को राज्य जो वचन देते हैं, उन वचनों का राज्य पालन करेंगे, इसी को पैक्टा संट सर्वेंडा कहते हैं। संविदा सर्वथा पालनी, यानी कि संविदा किए हैं तो उसका क्या करिए, पालन। जस कोजंस का मतलब ये हुआ जो खंड 4 में है कि बल का प्रयोग न करना, बिना किसी कारण के एक देश दूसरे पर क्या आक्रमण करेगा कि नहीं करेगा, नहीं करेगा। ये आपका जस कोजंस हुआ। इसके बाद इसमें जो एक दो बार क्वेश्चन आपका बना है, देखिए वह थोड़ा अंडरलाइन करना है कि धारा 2 में जो 7 सिद्धांत हैं, अब यूएनओ के मेंबरों के लिए कितने सिद्धांत है, इसमें 5। और यूएनओ के गैर सदस्य जो मेंबर नहीं है, उनके लिए भी 2 सिद्धांत हैं। तो अब आपका बंटवारा कर लेना है कि क्लाज 1 से लेकर और 5 तक ये यूएनओ यानी कि जो संयुक्त राष्ट्र संघ के मेंबर हैं, उनके लिए सिद्धांत हैं। और जो छठवां और सातवां होगा वह गैर सदस्य। भाई कम से कम इतना याद रखिए, ये भले आप बेयर एक्ट पर ही चार्ट बना सकते हैं कि 5 जो शुरुआती सिद्धांत हैं वह किसके लिए है, यूएनओ के मेंबरों के लिए। और अन्य के लिए कितना है, 2। कौन कौन, छठवां और सातवां। ये क्वेश्चन आ सकता है, कंसेप्चुअल क्वेश्चन, थोड़ा याद रखिएगा, यानी कि जो यूएनओ के मेंबर नहीं है। देखिए आगे बढ़ा जाए, आपका ये अनुच्छेद तो आपका समाप्त हो गया था। अब आइए शुरुआत किया जाए आर्टिकल 3 से। अब इधर दो तीन बातें आपको याद करनी पड़ेंगी। एक तो इधर अनुच्छेद क्रम से याद रखिए, क्योंकि पिछली बार अनुच्छेद मिलाने के लिए आया था, तो हर एक अनुच्छेद इधर एकदम क्रम से किस अनुच्छेद में क्या है ये तैयार होना चाहिए। तो अनुच्छेद 3 देखा जाए, अनुच्छेद 3 में आपका मूल सदस्य संख्या दी गई है। इसका मतलब ये हुआ कि मूल सदस्य, हाँ, अध्याय 2 अब शुरू हो रहा है भाई, आपका अध्याय वाइज भी तैयार करना है, क्योंकि वर्तमान में फिर एक बार देखिए, अध्याय 1 प्रयोजन और सिद्धांत दिए गए हैं। अध्याय 2 में मेंबरशिप दी गई है, सदस्यता दी गई है, कहाँ से कहाँ तक, 3 से लेकर आपका 6 तक, 3 से लेकर और अनुच्छेद 6 तक, यानी कि संयुक्त राष्ट्र संघ के विलेख, विलेख माने चार्टर, चार्टर माने दस्तावेज के अनुच्छेद 3 से लेकर 6 तक में आपका मेंबरशिप के बारे में प्रावधान है। तो एक बार क्रम से अनुच्छेद याद रखिए, 3 में मूल सदस्य संख्या, 4 में नए सदस्यों का प्रवेश, 5 में सदस्यों का निलंबन और 6 में निष्कासन। फिर एक बार कवर करिए। अब अनुच्छेद 1 से लेकर और 6 तक एक क्रम से याद रहना चाहिए। अनुच्छेद 1 में प्रयोजन, अनुच्छेद 2 में सिद्धांत, अनुच्छेद 3 में मूल सदस्य, 4 में नए सदस्य, 5 में सदस्यों का सस्पेंशन और 6 में आपका यूएनओ से क्या कर दिया जाए, बाहर। तो कम से कम अभी 6 पर रहिए, केवल ऐसे ही तैयार करना है कम समय में। अब आइए मूल सदस्य कौन होंगे। पहले आपका बेयर एक्ट देखा जाए यूएनओ चार्टर का, और तब आपका अन्य आपका देखा जाए। देखिए मूल सदस्य के बारे में क्या कहा गया है। वैसे मैं बता चुका है मूल सदस्य कितने होंगे। तो मूल सदस्य आपका कितने थे,
तो 51। लेकिन उसको थोड़ा बेरेक्ट की भाषा देखिए। देखिए आपका भाई, संयुक्त राष्ट्र के मूल सदस्य वे राज्य होंगे जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय संगठन पर सैन फ्रांसिस्को में हुए संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन में भाग लिया है, अथवा जिन्होंने पहले 1 जनवरी 1942 की संयुक्त राष्ट्र की घोषणा पर हस्ताक्षर किया, और इसके पश्चात जिन्होंने प्रस्तुत घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर करके उसे अनुच्छेद 110 के अनुसार सत्यापित किया है। फिर एक बार देखिए, मूल सदस्य वे होंगे जो आपका कह सकते हैं कि इस चार्टर पर सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन में साइन किए थे। तो सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन में 26 जून 1945 को 50 देशों ने साइन किया था, और पोलैंड आपका 15 अक्टूबर 1945 को साइन किया था, मैंने सबसे लास्ट में। अतः ये जो मेंबर होंगे वह कैसे मेंबर होंगे, फाउंडर या ओरिजिनल या मूल सदस्य। फिर एक बात कही गई है कि 1 जनवरी 1945 को संयुक्त राष्ट्र घोषणा पर जिन देशों ने साइन किया, फिर सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन में साइन किया, और वे भी ओरिजिनल या मूल मेंबर माने जाएंगे, तो टोटल 51 ही है, इसमें शक नहीं है। अब ये है कि जो संयुक्त राष्ट्र घोषणा हुई थी, यहाँ से आपका क्वेश्चन अच्छा बनता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ नाम किस घोषणा से लिया गया है। तो संयुक्त राष्ट्र घोषणा से, ये घोषणा कब की गई, 1 जनवरी 1942 को। ये नामकरण किसने किया, एक बार पूछा जा चुका है, गलत न हो, अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति रूजवेल्ट ने। तो यूएनओ नाम किसने दिया, अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति रूजवेल्ट। अब ये मूल सदस्य हो गए, आपका पहले ही कहानी बताई जा चुकी है मूल सदस्य। अब आइए आपका अनुच्छेद कह सकते हैं कि 4 देखा जाए। मूल सदस्य समाप्त हो गए, कौन होंगे। आपका अनुच्छेद 4 में है, नए देशों को सदस्यता प्रदान करना। यानी कि जो नए देश हैं, यानी कि अब 51 के बाद जो देश बढ़ेंगे, उन्हें मेंबरशिप कैसे प्रदान किया जाएगा, या नए सदस्यों का यूएनओ में एंट्री कैसे होगी, प्रवेश कैसे होगा, इस बात का उल्लेख आर्टिकल 4 में किया गया। तो पहले बेयर एक्ट देखिए, तब आपका जो पूछा जाता है, एक एक बेयर एक्ट देखिए। अन्य ऐसे समस्त शांति प्रिय राज्य जो प्रस्तुत घोषणा पत्र में सौंपे गए दायित्व को स्वीकार करते हों, और जो संघ के विचार में इस दायित्व को पूरा करने के योग्य हो और इच्छुक हो, संयुक्त राष्ट्र के सदस्य बन सकते हैं। तो संयुक्त राष्ट्र का सदस्य बनने के लिए क्या क्या अहर्ताएं दी गई हैं जो नए राज्य हैं। एक तो वह शांति प्रिय राज्य हो, दूसरा संयुक्त राष्ट्र संघ के जो दायित्व हैं उसको पूरा करने के लिए योग्य भी हो और इच्छुक भी हो। तो अशांति प्रिय देश हो कि शांति प्रिय, और दायित्वों को पूरा करने में समर्थ हो कि असमर्थ। कौन से दायित्व, जो यूएनओ के हैं, सिद्धांतों का पालन करने के इच्छुक हो, जो धारा आपका अनुच्छेद 2 में दिए गए हैं। तो अब इन्हीं ऐसे राज्यों को यूएनओ में शामिल किया जा सकता है। अब जो क्वेश्चन आपका बनता है कि कोई जो नया मेंबर है वह कैसे यूएनओ में शामिल हो सकता है, किसकी सिफारिश पर। तो अनुच्छेद 4 का क्लास 2 महत्वपूर्ण है, ये भी क्वेश्चन आपका आया हुआ है। ऐसे किसी राज्य को संयुक्त राष्ट्र की सदस्यता में प्रवेश सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर
महासभा के निर्णय द्वारा प्राप्त होगा। तो एक लाइन याद रखिएगा जो पूछा जाता है कि जो नया सदस्य है आपका उसको कैसे यूएनओ का मेंबर बनाया जाएगा, तो कैसे प्रस्ताव पास होगा, तो चार ऑप्शन देगा। देखिए मैं ऑप्शन बता रहा हूँ। पहला ऑप्शन देगा कि महासभा की सिफारिश पर सुरक्षा परिषद द्वारा, सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर महासभा द्वारा, सुरक्षा परिषद द्वारा, और चौथा ऑप्शन देगा महासभा द्वारा। ऐसे ही क्वेश्चन बनते हैं। तो बताइए नए सदस्यों का प्रवेश इस चार ऑप्शन में से कैसे होगा, तो सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर कौन, यानी कि पहले प्रस्ताव कौन पास करेगी, सुरक्षा परिषद, फिर प्रस्ताव किसको भेजेगी, महासभा, और महासभा भी उस देश को जो प्रस्ताव आया है उसको पास करे कि फेल कर दे, पास कर दे। आगे देखा जाए, न्याय के अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय से महासभा ने सलाह मांगी थी। तो आगे बताया जाएगा, सलाह मांगी थी तो न्याय के अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ने महासभा को सलाह दी। और देखिए आपका इसमें जो महासभा ने, अब सलाह पर भी आगे बताया जाएगा, अभी एक ही बार पूरा नहीं हो पाएगा, एक एक छोटी छोटी बातों को लेकर चला जाए, क्योंकि फाइट ज़्यादा है तो छोटी छोटी बातें काफ़ी मायने रखती हैं। यही छोटी छोटी बातें गौर भी करनी है। फिर एक बार देखिए, महासभा ने न्याय के अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय से 1950 में आपका एडवाइजरी मांगी, और उस एडवाइजरी में ये मांगा कि नए देशों का यूएनओ में प्रवेश के लिए क्या शर्तें होनी चाहिए। तो न्याय के अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ने सलाह दी, एडवाइजरी दी। देखिए क्या क्या बताया। पहला ये है कि उसे राज्य होना चाहिए, दूसरा शांतिपूर्ण राज्य होना चाहिए, तीसरा यूएनओ चार्टर की बाध्यताओं को स्वीकार करना चाहिए, चौथा आपका हो गया कि यूएनओ चार्टर की बाध्यताओं पालन करने में समर्थ होना चाहिए, वह यूएनओ का मेंबर बनने का इच्छुक हो कि जबरदस्ती बना दिया जाए, इच्छुक हो। अगर ये पांच शर्तें पूरी हो रही हैं तो कोई नया देश आपका कह सकते हैं कि यूएनओ का मेंबर बनाया जा सकता है। तो नए मेंबर खूब बनाए गए। मूल सदस्य संख्या आपका 51 थी, इस समय 193 हो गई है, यानी कि 3 गुना से भी ज़्यादा सदस्य हो गए हैं, यानी कि 3 गुने से भी ज़्यादा सदस्य हो गए हैं। अब ये आपका जो लास्ट वाला मेंबरशिप है वही पूछा जाता है। लास्ट वाला मेंबरशिप में आपका कम से कम 5 देश, याद रखिएगा 4-5 देश, और आपका पहले एक एक करके देखिए नोट्स में है भी, आपका 5 देशों का नाम दिया गया है। और लास्ट जरूर याद रखिएगा, 193वां देश कौन है, दक्षिणी सूडान। और 2 देश अभी एप्लीकेशन दिए हैं, एक फिलिस्तीन और वेटिकन सिटी, अभी आपका मैंने बने नहीं है,
लेकिन आपका 193 देश जरूर याद रखिए। फिर इसको थोड़ा रट कर जाइएगा कि कौन देश चौथे क्रम पर आपका यूएनओ का मेंबर बना। तो देखिए उसको अंडरलाइन करिए, लास्ट वाला जरूर याद करके जाइएगा। कौन 193वां है? दक्षिणी सूडान। फिर हम एक बार बता रहे हैं, 189वां देश 189वां बना तुआलू। तू आलू, तुआलू बना भाई। अगला देखिए आपका 190, 190वां जो बना वह स्विट्जरलैंड बना। स्विट्जरलैंड भी पूछा गया है, 190वां स्थान पर था। 191वां जब बना पूर्वी तिमोर, पूर्वी है, पूर्वी तिमोर बना। देखिए शब्द गलत हो तो लिख लीजिए, पूर्वी लिखा गया है, पूर्वी बना लीजिए। वह पूर्वी शब्द है, पूर्वी तिमोर बना। 192वां मांटेनिग्रो बना। और 193वां दक्षिणी सूडान। कभी काल ये क्वेश्चन बनता है। आपका आगे देखा जाए, धारा 4 भी समाप्त, अनुच्छेद 4 भी समाप्त हो गया। अब आइए अनुच्छेद 5 देखा जाए। अनुच्छेद 5 आपका है कि यूएनओ के मेंबरशिप से किसी सदस्य देश को कैसे सस्पेंड किया जाएगा, कैसे निलंबित किया जाएगा, इसको देखिए नियम। अनुच्छेद 5 में सस्पेंशन है, संयुक्त राष्ट्र के ऐसे किसी सदस्य को जिसके विरुद्ध सुरक्षा परिषद द्वारा कोई निवारक या बाध्यकारी कार्यवाही की गई हो, महासभा द्वारा सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर सदस्यता के अधिकारों या विशेषाधिकारों का प्रयोग करने से निलंबित किया जा सकता है। इन अधिकारों और विशेषाधिकारों के प्रयोग का अधिकार सुरक्षा परिषद द्वारा पुनः प्रदान किया जा सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि आखिर किसी देश को कब सस्पेंड किया जाएगा। तो पहला आपका तरीका ये है आधार, कि अगर किसी देश के प्रति सुरक्षा परिषद प्रिवेंटिव कार्यवाही कर रही है, निवारक कार्यवाही कर रही है, या किसी फैसले को लागू करा रही है, और वह देश आनाकानी कर रहा है, तो ऐसी दशा में आपका उस देश को यूएनओ से सस्पेंड किया जा सकता है। सस्पेंड का मतलब ये हुआ कि वह देश संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य बना रहेगा, लेकिन जो संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्यों के अधिकार और विशेषाधिकार हैं, उससे कुछ समय के लिए क्या हो जाएगा? वंचित। तो बताइए, निलंबन क्या हमेशा के लिए होता है कि कुछ समय के लिए? कुछ समय के लिए। हाँ, निलंबन कैसे किया जाएगा ये महत्वपूर्ण है। और निलंबन वापस पूछ सकता है, टेक्निकल क्वेश्चन, दोनों में अंतर है। निलंबन किया जाएगा सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर, किसके द्वारा? महासभा, यानी कि सुरक्षा परिषद सिक्योरिटी काउंसिल प्रस्ताव पास करे, फिर वह प्रस्ताव महासभा को भेजा जाए और महासभा उस प्रस्ताव पर वोटिंग करे, हामी भर दे। लेकिन अगर निलंबन को वापस करना है, निलंबन या सस्पेंशन को रद्द करके पुनः उसे आपका यूएनओ में लेना है, तो इसके लिए महासभा की कोई आवश्यकता नहीं है। केवल ये कार्य कौन कर देगी? सुरक्षा। ये अंडरलाइन करिए। ये जो क्वेश्चन है आपका, माने सामान्य क्वेश्चन तो सब कर ले जाएंगे, यही क्वेश्चन आपका गलत होगा और यही क्वेश्चन आपको पकड़ना है। फिर एक बार देखिए, जो देश सस्पेंड हो चुका है, जो देश निलंबित हो चुका है, उसे पुनः कैसे यूएनओ का में शामिल किया जाएगा, यानी कि उसका निलंबन कैसे रद्द होगा। अब 4 ऑप्शन देगा और यही 1-2 क्वेश्चन है
जो अन्य लोग यहाँ पॉइंट नहीं पकड़ पाते, इसको अंडरलाइन करिए हर हाल में। बेयर एक्ट भी ले लीजिए, बेयर एक्ट भी मिलता है यूएनओ चार्टर और अंतर्राष्ट्रीय संगठन का। बेयर एक्ट भाई आप ले लीजिए, अच्छा रहेगा। देखिए इस समय किताब बिल्कुल ना पढ़िए, मैं बता रहा हूँ उपाय। किताब बिल्कुल ना पढ़िए, आप लेक्चर सुनिए, बेयर एक्ट रखे रहिए और नोट्स का सहारा लीजिए। किताब से ज़्यादा चीज़ें बताई जा रही हैं और जो बेयर एक्ट में टेक्निकल क्वेश्चन है वह मैं लगातार निकाल रहा हूँ। और जो भी आपके पास साल पेपर हो, आप अंतर्राष्ट्रीय संगठन, जूरिस्प्रूडेंस और आपका जो भी हो, आपका शाम को कांटेक्ट टीपीए चल रहा है, कम से कम ये चारों सब्जेक्ट आप साल पेपर से दोहराना क्या करिए शुरू। कुछ पुराने क्वेश्चन और कुछ नए क्वेश्चन मैं लगातार बता रहा हूँ। जैसे यही नहीं मिला, यही नहीं नया मिला जो पूछा नहीं गया है कि अगर निलंबन हो गया है तो कैसे रद्द किया जाएगा। चार ऑप्शन देगा, दे देगा महासभा द्वारा, दूसरा सुरक्षा परिषद द्वारा, तीसरा महासभा की सिफारिश पर सुरक्षा परिषद और चौथा दे देगा सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर महासभा। तो देखिए जो नए खिलाड़ी होते हैं यही खूब रटे रहेंगे, लेकिन यही जो दो चार टेक्निकल क्वेश्चन है मात खा जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो समझ रहे हैं कि हर एक जगह तो सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर कौन है, लेकिन यहाँ दूसरा नियम है। क्या नियम है? केवल और केवल कौन? सुरक्षा परिषद। अब आइए आपका अनुच्छेद 5 हो गया तो 6 देखा जाए। हाँ, निलंबन एक बार बताया जाए भाई। एक उदाहरण बताया जाए, भले समय कम हो। जो साउथ अफ्रीका था, जो दक्षिण अफ्रीका था, उसे रंग भेद की नीति के कारण, यानी कि काले और गोरों में विभेद के कारण उसे कुछ समय तक के लिए यूएनओ के मेंबरशिप से बाहर रखा गया था। क्योंकि उसने क्या किया था कि काले और गोरों के प्रति क्या किया था, विभेद। तो आपका जो कह सकते हैं कि जो सर हेनरी मेन क्या कहते हैं कि विधि का ज्ञान पुरोहितों द्वारा, यानी कि कुछ गोरे लोगों ने बहुसंख्यक यानी कि काले लोगों पर अफ्रीका में क्या किया, राज। तो अंत में विद्रोह करेंगे काले लोग और गोरे लोगों पर हावी हो जाएंगे। अंत में विद्रोह हुआ और गोरों का शासन समाप्त हुआ और नेल्सन मंडेला क्या हुए, अस्तित्व में आए, जेल में रहे। तो ऐसे ही अधिकार नहीं मिल गया, कई साल वह जेल में रहे, आंदोलन चलाते रहे और अंत में आपका विजयी भी हुए। तब गोरों का राज समाप्त हुआ और कौन आ गए, आपका थोड़ा भाई मैंने भावनाओं पर थोड़ा कंट्रोल भी किया जाता है। एकदम तेज ना बोल दीजिए कि रोड तक सुनाई दे, मैंने धीरे बोलिए कहने का मतलब। यानी कि आपका जोश में होश नहीं खोया जाता है। जोश ठीक है भाई, जोश रहना चाहिए, लेकिन एक आपका थोड़ा आवाज भी क्या रहनी चाहिए, धीरे। देखिए आपका अनुच्छेद 6, देखिए आपका एक उदाहरण बताएगा। अनुच्छेद 6 यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है कि किसी देश को यूएनओ के मेंबरशिप से कैसे बाहर किया जाएगा, कैसे एग्जिट किया जाएगा, कैसे निकाला जाएगा, कैसे निष्कासित किया जाएगा। तो यहाँ आपका दो पॉइंट बनते हैं। दो पॉइंट जो आपका बनता है, पहला आधार बन सकता है और दूसरा किसके द्वारा हटाया जाएगा। तो पहले बेयर एक्ट देखिए, दोनों बातें बेयर एक्ट में समाहित हैं। पहले बेयर एक्ट देखिए, संयुक्त राष्ट्र संघ का कोई सदस्य यदि प्रस्तुत घोषणा पत्र के सिद्धांतों का बार बार उल्लंघन करता है तो सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर महासभा संघ से, संघ मतलब कि संयुक्त राष्ट्र संघ, जहाँ भी संघ आए, भारत संघ न मार दीजिएगा, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जहाँ भी इस बेयर एक्ट में संघ आए, इसका मतलब कि कौन सा संघ, भारत संघ नहीं बल्कि संयुक्त राष्ट्र संघ।
अब ये नहीं कि संविधान में संघ आए तब भारत संघ, यहाँ आए तो यूएनओ संयुक्त महासभा संघ से उसका निष्कासन कर सकती है। अब यहाँ आप दो तीन क्वेश्चन बनाइए और फिर आईपीसी की धारा 354 डी से कोरिलेट करिएगा स्टैकिंग यानी कि पीछा करना से। वो भी आपका सतर्क रहना। देखिए क्वेश्चन कैसे बनेगा। यूएनओ के किसी मेंबर के निष्कासन के बारे में यूएनओ से प्रावधान किस अनुच्छेद में है, तो 6 मार्क कराइए। दूसरा क्वेश्चन कौन निष्कासित करेगी, फिर वहीं 4 ऑप्शन बनेगा। सुरक्षा परिषद, दूसरा महासभा, तीसरा महासभा की सिफारिश पर सुरक्षा परिषद और चौथा ऑप्शन देगा सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर महासभा। तो कौन ऑप्शन सही है? चौथा। एकदम रटे रहे, कौन सा ऑप्शन? चौथा। अगला क्वेश्चन ये बनता है कि किसी देश को संघ से निष्कासित करने का आधार क्या होता है। तो अब देखिए आधार में ही आपका फंसा देगा और 4-5 आधार मैं एक साथ बताऊंगा। निश्चित तौर पे हमें लगता है कि क्वेश्चन बन जाना चाहिए। पहला आपका यूएनओ। अगर कोई देश यूएनओ के जो प्रिंसिपल हैं या सिद्धांत हैं, तो तुरंत सिद्धांत पर आइए। सिद्धांत अनुच्छेद 1 में दिए गए हैं कि 2 में? कितने सिद्धांत हैं? 7। कौन यूएनओ के चार्टर के देशों के लिए हैं? 5। और छठवां और सातवां गैर सदस्य। पैक्टा संट सर्वेंडा किस में? 2 में। जस कोजन किस में? 4 में। तो ऐसे याद करना है। अब फिर एक बार, यानी कि अगर कोई यूएनओ का मेंबर है और यूएनओ के जो धारा अनुच्छेद 2 में 7 जो माने प्रिंसिपल दिए गए हैं उनका अब देखिए उल्लंघन करता है, एक बार उल्लंघन करता है, बार बार उल्लंघन करता है, तो क्या मार कराएंगे? बार बार आपका क्या करता है? वायलेशन। तो सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर महासभा उसे यूएनओ से ही क्या कर देगी? बाहर। तो भाई बार बार याद रखिएगा। अब जैसे बार बार आए तो आपका 354 डी में पूछा जाता है और बिहार में तो मेंस में पूछ लिया था सब झुआ भर, यानी कि एक ही साथ जोड़ दिया था और यही पॉइंट आपका बताया गया था कि अगर कोई पुरुष किसी स्त्री का पीछा करता है ये अपराध नहीं है, बल्कि अपराध कब होगा? जब बार बार पीछा करता है। एक बार पीछा या स्टैकिंग करना अपराध नहीं है। ये अच्छे से तैयार के इंटरव्यू में पिछली बार एपीओ में आया था और तुरंत आपका एक लोग कह दिए कि पीछा करना अपराध है, तुरंत बेयर एक्ट रखा रहता है, पढ़िए बताइए। तब सारी बोलना पड़ा क्योंकि लिखा है बार बार। तो आधार आप हमेशा याद रखिए। 3-4 अब आधार जानिए। पहला आधार भारत के राष्ट्रपति को हटाने का एक ही आधार है, वह आपका नहीं, आधार पूछा जा रहा, प्रक्रिया नहीं, संविधान का अतिक्रमण। यानी कि संविधान का उल्लंघन, वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के आधार पर राष्ट्रपति को महाभियोग द्वारा उसके पद से हटाया जा सकेगा। तो अब सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाने का आधार क्या है? सिद्ध कदाचार या असमर्थता। दो याद रखिए, कौन कौन? साबित कदाचार या असमर्थता। और यूएनओ के किसी मेंबर को यूएनओ से निष्कासित करने का आधार क्या है? तो धारा 2 में नहीं, अनुच्छेद 2 में दिए गए सिद्धांतों का वह क्या कर रहा हो? एक बार की बार बार, बार बार उल्लंघन कर रहा हो। इस प्रकार ये चैप्टर भी समाप्त हो गया। अब आइए अध्याय 3 देखा जाए। जहाँ तक अध्याय 3 की बात है, अध्याय 3 में अंग दिए गए हैं, पाठ दिए गए हैं। यानी कि अध्याय 3 में दो ही अनुच्छेद हैं, अनुच्छेद 7 और 8। बहुत छोटे छोटे हैं, 2-2 मिनट का है।
अनुच्छेद 7 में अंग दिए गए हैं। अनुच्छेद 8 महत्वपूर्ण है, जेंडर के आधार पर, लिंग के आधार पर विभेद को प्रतिषिद्ध करता है। तो नया क्वेश्चन बन सकता है कि यूएनओ चार्टर का कौन सा अनुच्छेद जेंडर के आधार पर, लिंग के आधार पर आपका विभेद को रोकता है कि लिंग के आधार पर कोई विभेद नहीं होगा। तो अनुच्छेद 8 मारिएगा और अंग कहाँ दिए गए हैं, तो 7। तो पहले अंग देखा जाए। देखिए आपका अध्याय 3 याद रखिएगा किसके बारे में है, अंग के बारे में है। किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक, 7 से 8 तक। देखिए अध्याय 4 नहीं अध्याय 3 अंग अनुच्छेद 7 पहले देखिए तब आगे बताया जाए क्वेश्चन। निम्नलिखित संस्थाएं संयुक्त राष्ट्र के प्रमुख अंगों के रूप में स्थापित की गई हैं। इसका मतलब ये हुआ कि यूएनओ के जो अंग हैं वह दो प्रकार के अंग हैं, एक मेन या मुख्य है और दूसरा सेकेंडरी या सहायक है। फिर एक बार कवर करिए, यहाँ से भी आपका क्वेश्चन बनता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने अंग हैं, दो। कितने प्रकार के, एक अंग आपका मुख्य अंग है और दूसरा कौन है, सहायक। तो मुख्य अंग पहला खंड में और सहायक दूसरे खंड में। तो मैं पहले दिन ही मैं बताया था कि इनके अपने अंग होते हैं। तो मुख्य अंग कितने मैंने पहले दिन बताया था, 6। अब यहाँ से भी 2-3 बार क्वेश्चन बना है। देखिए फिर एक बार रटिए तो मुख्य अंग 6 एकदम तैयार रहना चाहिए। महासभा, सुरक्षा परिषद, न्यायता परिषद, सचिवालय, न्याय का अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय और आर्थिक एवं सामाजिक परिषद। अब क्वेश्चन देखिए कैसे बना है, 2-3 मॉडल देखिए। सहायक अंग भी समझ लीजिए तब मॉडल। सहायक अंग का मतलब ये हुआ कि जो जिन अंगों की स्थापना आपका भविष्य में महासभा इत्यादि द्वारा की जाएगी वे कैसे अंग कहलाएंगे, सहायक, सेकेंडरी या गौण या द्वितीयक। तो प्राथमिक संस्थाएं कौन है, 6, और द्वितीयक जो भविष्य में क्या होंगी, गठित होंगी। तो गठन बताया जाएगा आगे कैसे गठन होता है। 17 विशिष्ट एजेंसियां भी हैं जो यूएनओ के साथ क्या हुई हैं, ऐड हुई हैं, उनको भी तैयार करना पड़ता है। फिर एक बार देखिए अब क्वेश्चन का जो मॉडल बना है वह देखा जाए। निम्नलिखित में से कौन सा अंग आपका संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रमुख अंग है। अगर ऐसा क्वेश्चन आए कि कौन सा अंग प्रमुख है तो 6 में आप 3 ऑप्शन देखिएगा और उपर्युक्त सभी, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। लेकिन ऐसा क्वेश्चन आना मुश्किल है क्योंकि ये तो सबसे आसान क्वेश्चन होगा। क्वेश्चन का मॉडल बनता है कि निम्नलिखित में से कौन यूएनओ का प्रमुख अंग नहीं है। अब उसमें इन जो 4 ये 6 जो संस्थाएं हैं इसमें से 3 आपकी संस्थाएं ऑप्शन में दी रहेंगी और एक संस्था ऐसी रहेगी जो बाहर से रहेगी, जैसे कि यूनेस्को दे देगा, यूनिसेफ दे देगा, विश्व पर्यटन संघ दे देगा, इत्यादि इत्यादि। जो भी दे, 6 से बाहर अगर जाती हैं तो वह प्रमुख अंग नहीं है। तो कैसी अंग है, केवल सहायक। फिर एक बार आगे बढ़ा जाए, आपका अनुच्छेद 7 समाप्त हो गया। अनुच्छेद 8 आइए। 8 से क्वेश्चन नया बन सकता है आपका। 8 में जब भी पढ़िएगा तो संविधान के अनुच्छेद को कुछ अनुच्छेदों को जोड़कर पढ़िएगा। तो बताइए किन किन अनुच्छेदों में लिंग के आधार पर विभेद को भारत में रोका गया है। 14 हो गया, 15 भी हो गया, 16, 39 कि जब वेतन दिया जाएगा तो समान कार्य के लिए क्या होगा,
स्त्री पुरुष को समान वेतन राज्य देने का प्रयास करेगा। तो पूरी ठीक है, पूरा अनुच्छेद हम नहीं बता पाएंगे, लेकिन 3-4 अनुच्छेद तो याद रखिए। राइट टू इक्वलिटी अनुच्छेद 14 में समाहित है। 15 और 16 में तो स्पष्ट लिखा ही गया है कि केवल लिंग के आधार पर विभेद को क्या किया जाता है, रोका जाता है। फिर स्त्री और पुरुष काम कर रहे हैं तो समान कार्य के लिए क्या, समान वेतन। तो उसी प्रकार यूएनओ को किस चार्टर में कहा गया है कि संयुक्त राष्ट्र संघ में चाहे महासचिव चुना जाए, कर्मचारी चुना जाए, स्त्री और पुरुष में कोई विभेद नहीं किया जाएगा। तो अनुच्छेद 8। तो पूछ सकता है कि लिंग के आधार पर विभेद करने से कौन सा अनुच्छेद रोकता है, तो आपका 8। देखिए 8 देख लिया जाए एक बार। संयुक्त राष्ट्र अपने मुख्य या सहायक अंगों में, तो मुख्य अंग आपका 6 हो गए, और सहायक जो भविष्य में क्या किए जाएंगे, गठित। सहायक अंगों में स्त्रियों और पुरुषों की किसी भी हैसियत से और समानता के आधार पर भाग लेने की पात्रता पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाएगा। यानी कि स्त्री को पुरुष के बराबर क्या होगा, हक होगा। तो आपका जैसे कि हिंदू लॉ में भी जोड़ सकते हैं। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा आपका 6 में सेम बना दिया गया है कि पुत्री को पुत्र के बराबर क्या मिलेगा, हिस्सा। हिस्सा मिलेगा। 5 अगर पुत्रियां हैं, एक पुत्र है, तो 6 हिस्सा लगेगा, और सबको कितना कितना मिलेगा, 1/6। तो उसी प्रकार यहाँ भी याद रखिए, लिंग के आधार पर हो सकता है पूछ ले, विभेद किस अनुच्छेद में रोक दिया गया है, 8 में। कम से कम बेयर एक्ट पर भी कुछ लिखते रहिए नोट्स पर, ताकि भाई गलत आगे न हो, क्योंकि लास्ट में जब दोहराएंगे तो वहीं बेयर एक्ट और नोट्स ही काम करेगा। किताब अब पढ़ना बंद कर दीजिए। मैं फिर यानी कि किताबों को अब न पढ़िए, जो पढ़ाया जाए बेयर एक्ट और नोट्स का सहारा लीजिए। किताब शांति काल में पढ़ा जाता है, आपातकाल में नहीं। मैं फिर बता दूं, किताबें कब पढ़ी जाती हैं, शांत काल में। शांत काल में आपको बोलने की आज़ादी है। आपातकाल में तो हमारा संविधान भी आज़ादी क्या करता है, हाँ, छीन लेता है। तो थोड़ा सतर्क रहिए नियमों